हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग। जहाँ हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में और लर्न करते हैं बहुत कुछ। जहाँ अभी हमारी सीरीज चल रही है क्विक रिवीजन फॉर डीईसी अपकमिंग एग्जामिनेशन फॉर जून 2024। तो अभी तक जो हमने डीईसी के सिलेबस में पढ़ा है वो है ब्लॉक नंबर 5 तक डीईसी 1 का। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक नंबर 6 डीईसी 1 का, जहाँ पे यूनिट नंबर 25 से स्टार्ट होगा। 24 तक यूनिट हमने पढ़ चुकी है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाइए देखिए, ताकि आपके सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और प्लीज फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, हम अब आगे पढ़ते हैं ब्लॉक नंबर 6 से। देखिए, ब्लॉक नंबर जो 5 था, वहां हमने पढ़े थे प्ले एक्टिविटी फॉर द प्री स्कूल पार्ट 1 पढ़े थे, है ना, यानी शाला पूर्व बच्चों के लिए क्रियाकलाप या क्रियाएं पार्ट 1। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं उस यूनिट का नाम है, उस ब्लॉक का नाम है प्ले एक्टिविटी फॉर प्री स्कूल पार्ट 2, या बोलेंगे शाला पूर्व बच्चों के लिए क्रियाएं पार्ट 2। तो अभी तक जो हमने जो यूनिट नंबर 24 तक पढ़ा या ब्लॉक नंबर जो 5 में पढ़ा, वो हमने एक्टिविटीज के बारे में ही पढ़ा कि प्री स्कूल बच्चों के लिए हमें कैसे एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने वहां पर कुछ स्पेशल चीजों को ध्यान रखकर ही एक्टिविटीज कराया था, जैसे कि इंडोर एक्टिविटीज हो गई, आउटडोर एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स पर बेस्ड जो एक्टिविटी थी वो, और जो फाइन मोटर स्किल पर बेस्ड एक्टिविटी थी वो। ठीक है, और कुछ हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे और लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा है। लेकिन जो ये हम पढ़ने वाले हैं अभी, जो ब्लॉक नंबर 6, यहाँ पर भी एक्टिविटीज से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ी हाई लेवल की एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ते हैं एक्टिविटीज के बारे में ही, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अब यूनिट नंबर 25 को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 25 का नाम है फैंटेसी, कहानी सुनना और नाटकीय खेल। इसमें हम पढ़ेंगे फैंटेसी, या हम पढ़ेंगे स्टोरी टेलिंग, जो हमारे एक्टिविटीज के ही अंतर्गत आती है, और ड्रामेस्टिक जो प्ले हम बच्चों के लिए एक्टिविटीज क्लासरूम में प्लान करते हैं, उसके बारे में ही इस हम यूनिट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका फैंटेसी। व्हाट इज फैंटेसी? आप सभी जानते हैं फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना करना, है ना, बच्चों का इमेजिनेशन पावर। तो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बताती हूँ, क्विकली आप थोड़ा देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, आपने ना अक्सर देखा होगा बच्चे ना अपने ही धुन में दो तीन बच्चे ऐसे मिलके कुछ कुछ खेलते रहते हैं। स्पेशली जब बच्चे प्री स्कूल होते हैं तो घर घर का खेल बहुत ज्यादा खेलते हैं, है ना। तो उसमें आपने ये देखा होगा कि बच्चे जब घर घर का खेलते हैं, 3 से 4 बच्चे, तो बच्चे रोल प्ले करते हैं मम्मा का, पापा का, भाई का, बहन का। ये इसके अलावा और भी रोल प्ले करते हैं, जैसे स्कूल स्कूल खेल रहे हैं बच्चे, जो ट्रैवल करना खेल रहे हैं, तो कोई पैसेंजर बन रहा है, कोई ड्राइवर बन रहा है, कोई कंडक्टर बन रहा है। स्कूल अगर हॉस्पिटल हॉस्पिटल खेल रहे हैं, तो बच्चे देखेंगे कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई नर्स बन रहा है, कोई मरीज बन रहा है ना। स्कूल स्कूल खेलेंगे तो कुछ बच्चे स्टूडेंट्स बनेंगे, कुछ टीचर्स बनेंगे। यही है बच्चों की फैंटेसी। यहाँ बच्चे अपने पसंद का किरदार चुनते हैं और वही गेम फिर बच्चे खेलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मुझे आपको ये टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना है, तो आप अब थोड़ा विचार करिएगा कि आपने ऐसा खेलते हुए बच्चों को कब और कहाँ देखा है। ठीक है, अ, कुछ लोगों को ये लगता है कि ऐसा खेल बच्चे इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो अपनी वास्तविक दुनिया से भागने की कोशिश करते हैं, वास्तविक चीजों से भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए वैसे कल्पना कल्पना या फैंटेसी वाले गेम खेलते हैं। बट ऐसा नहीं है। बच्चे फैंटेसी वाले गेम इसीलिए खेलते हैं क्योंकि बच्चे वास्तविक जीवन को जीते हैं उस खेल में। वो उस खेल में पापा का रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब पापा के जीवन को या पापा के व्यक्तित्व को वो जी रहे हैं। अगर वो मदर का रोल प्ले कर रहे हैं तो मदर के जीवन को वो जी रहे हैं, उस रोल को प्ले करके भावनाओं को समझ रहे हैं। अगर किसी टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं तो टीचर की भावनाओं को और व्यक्तित्व को जी रहे हैं। ऐसे ही सारे ही हेल्पर्स, सारे ही कैरेक्टर्स जो बच्चे खेलते हैं इस गेम में, वो उनको फील करते हैं और उसका रोल प्ले करके वो उसके जीवन को जीते हैं। तो यहाँ भी बच्चों का बहुत सारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होते रहता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, 4-5 बच्चे खेल रहे हैं, आप अक्सर ध्यान दीजिएगा तो आप बहुत सारी चीजों को महसूस कर पाएंगे। ठीक है, फैंटेसी वाले गेम खेलने से पता है बच्चों की ना अमूर्त जो होती है ना, अमूर्त चीजें होती है वो डेवलप होती है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है बच्चों की।
ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत छोटा-सा, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है आपकी बुक में, लेकिन हमें क्विक रिवीजन करना है और आप इतने कैपेबल हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ। एक रोहन नाम का बच्चा है, उसको मैम क्लास में बोलती है कि बेटा, ये 4 अलग-अलग हाइट की लकड़ियाँ रखी हैं, सब सपोज़ करिए चारों अलग-अलग हाइट की लकड़ियाँ हैं और इनको क्या करने के लिए बोल रही है, वो हाइट वाइज़ अरेंज करो, छोटी हाइट से लेके बड़ी हाइट तक। लेकिन जो बच्चा है ना, वो अरेंज ही नहीं कर पाता है, ठीक है? वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी हाइट कम है और उस अकॉर्डिंग अरेंज नहीं कर पाता, ठीक है? ऐसा उसकी मैम नोटिस करते रहती है उसको, लेकिन वो बच्चा अरेंज नहीं कर पाता। 3, 4, 5 दिन के बाद वो मैडम ऑब्जर्व करती है कि बच्चा एक कोने में बैठ के उन लकड़ियों को हाइट वाइज़ अरेंज कर रहा है। बहुत ही आश्चर्यचकित होती है मैम और जाके पूछती है, रोहन आपने ये कैसे किया? तब रोहन बताता है कि मैं, ये छोटी वाली लकड़ी है ना, ये मेरी छोटी बहन है और जो इससे बड़ी लकड़ी है ना, ये तो मैं हूँ और जो थोड़ा-सा मुझसे बड़ी है वो लकड़ी, वो जो है वो मेरी मम्मा है और सबसे बड़ी जो लकड़ी है ना, वो मेरे पापा हैं। तो देखिए, बच्चे ने यही चीज़ को खेल-खेल के कैसे, है ना, ऑब्ज़र्व कर लिया। तो ऐसे ही हम अलग-अलग प्ले, अलग-अलग एक्टिविटीज़ करा के, अलग-अलग कहानियाँ, अलग-अलग फैंटेसी करके बच्चों का बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे यहाँ पे बच्चे ने अ, हाइट को मैनेज करना सीख लिया या हाइट को अरेंज करना सीख लिया। बच्चों के लिए कहानियाँ क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाई द स्टोरीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द किड्स और चिल्ड्रन। देखिए, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ना हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, उनको जब बच्चे सुनते हैं, तो क्या करते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कहानी पे। आप अगर अपना बचपन याद करेंगे, तो आपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी और उन कहानियों को हम रिलेट करके अपने जीवन में अपनाते हैं, ठीक है? यथार्थ जीवन पे आधारित बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। जैसे कि हमने देखा है कि किसी महापुरुष से रिलेटेड कहानी होगी, किसी गाँव के किसी व्यक्ति को लेके कहानी होगी, किसी पहाड़ को लेके कहानी होगी, किसी शहर को लेके, ऐसे अलग-अलग कहानियाँ होती हैं। कहानियों के बहुत सारे प्रकार हैं। फिर है कल्पना शक्ति या फैंटेसी पर आधारित कहानी, जैसे परियों की कहानी होगी, पंचतंत्र की कहानी होगी, सुपर हीरोज़ की कहानी। इनको सुन के भी ना बच्चे इनसे अलग-अलग कैरेक्टर्स को सुन के उसको बहुत सारी चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं, ठीक है? विशेष संस्कृति से संबंधित कहानी, अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग कहानी है ना? ठीक है? जैसे पौराणिक कथाएँ होती हैं, गाथाएँ होती हैं, दंत कथाएँ होती हैं, महाकाव्य होता है, लोक कथाएँ होती हैं। ये इनसे भी बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, अलग-अलग चीज़ें सीखते हैं, है ना? रूल्स रेगुलेशन सीखते हैं, ठीक है? अब अलग-अलग धर्म की चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? परी की कहानियाँ इतनी लोकप्रिय क्यों होती हैं, है ना? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, तो आपने देखा होगा बच्चों को ना परियों की कहानी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। सबसे मेन पॉइंट पता है क्या है बच्चों को परियों की कहानी क्यों पसंद होती है? क्योंकि परी ना हमारे आस-पास की नहीं, बच्चों को लगता है परी किसी बहुत दूसरे किसी देश में है और वहाँ की कहानी हम सुन रहे हैं, बहुत दूर कोई देश है, वहाँ की कहानी है। परियों की कहानी में जादूगर होते हैं, परी खुद जादूगर होती है, चीज़ों को छड़ी घुमा के बदल देती है। जानवर होते हैं अलग-अलग प्रकार के, जादूगर होते हैं, राक्षस होते हैं, है ना? भूत, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, तो बच्चों को ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है? इसलिए बच्चे इनको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सुनना एक्चुअली सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? इनमें जो हीरो-हीरोइन्स होते हैं, उनके कैरेक्टर को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, क्योंकि क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि हीरो बहुत सारी परेशानियों को फेस कर रहा है, जो हीरोइन है वो बहुत सारी परेशानियों को फेस कर रही है, उसके बाद वो चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती हैं, फिर उसको वो लोग सॉल्व करते हैं। धीरे-धीरे करके सामान्य जीवन होता है उनका परी का या नायक-नायिका का, सामान्य जीवन से वो बहुत डिफ़िकल्टी वाले जीवन पे जाते हैं, फिर उनको सॉल्व करते-करते धीरे-धीरे वो हर परेशानियों को फेस करते-करते अंत में जीत जाते हैं, ठीक है? सफल हो जाते हैं, ठीक है? तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है कि अंत में क्या होता है कि लोग जीत जाते हैं, है ना? निराशा के बाद आशा आती है ना? दुःख के बाद बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, तो बच्चों को ये लगता है कि अंत में सारी चीज़ें, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, अगर हम जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एट लास्ट हमारे जीवन में अच्छा ही होगा, हम हमेशा जीतेंगे। बच्चे ये सारी चीज़ें भी सीखते हैं, उसको फ़ील करते हैं, ठीक है? इसीलिए बच्चों को परियों की कहानी बहुत पसंद होती है। लेकिन देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है कुछ लोगों को ना परियों की कहानी नापसंद होती हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में कि परियों की जो कहानियाँ होती है बच्चों पे बैड इफ़ेक्ट करती हैं।
कैसे? देखिए उनका भी पर्सपेक्टिव उनके वे से ठीक है। उन लोगों को लगता है कि बच्चे जादू पे विश्वास करने लगते हैं। एक्चुअल जादू में ऐसा कुछ होता नहीं है ना? बच्चे जादू पे विश्वास करने लगते हैं कि जादू से ऐसा हो जाएगा, जैसे कि टूथ फेयरी करके एक स्टोरी है। कार्टून में मैंने कभी-कभार देखा है कि आपका दाँत टूटता है तो टूथ फेयरी लेके जाती है और फिर आपको गिफ्ट-विफ्ट ऐसा कुछ देती है। एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। तो कुछ पेरेंट्स को, कुछ लोगों को लगता है कि बच्चे से भ्रमित हो रहे हैं, है ना? कभी-कभी बच्चों को लगता है हम मुसीबत में हैं, तो जो परी है, जो हमारे सुपर हीरोज़ हैं, वो आएँगे, हमें बचाएँगे। एक्चुअली ऐसा कभी होता नहीं है। तो इससे बच्चों के दिमाग पे नेगेटिव असर भी पड़ता है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। डेफ़िनिटली होता भी होगा, कभी-कभी बहुत सारी जगह चीज़ें ऐसी होती भी हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हम कैसी कहानियाँ बच्चों को सुना रहे हैं। ठीक है? ठीक है, अब है आधुनिक बाल कथाएँ। आजकल क्या है, आधुनिक मतलब आजकल देखिए आपने जो आधुनिक बाल कथाएँ आ गई हैं, है ना? जो एडवेंचरस चीज़ें आ गई हैं, तो बच्चों को वो बहुत पसंद आती है। देखा होगा आपने कि सुपर हीरो वाली, स्पेस वाली, है ना? आपने देखा होगा स्पेसशिप होती हैं, ठीक है? आप देखो प्लैनेट्स के बारे में, अलग-अलग प्लैनेट्स की कहानियाँ होती हैं, एलियंस होते हैं। तो ये आधुनिक कथाएँ हैं, आधुनिक आज के समय में चलने वाली, है ना? अलग-अलग व्हीकल्स वाली कहानी, मैजिक वाली कहानी, ये सारी चीज़ें आधुनिक कथाओं के अंतर्गत आती हैं। कहानी सुनना, ठीक है? कहानी सुनना बच्चों के लिए क्या फैक्टर है ना? कहानी सुनने में क्या-क्या चीज़ें रोल प्ले करती हैं, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है? कहानी सुनने में बच्चों की सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कहानी सुनाने का तरीका। अब जो कहानी सुना रहा है, वो कैसे सुना रहा है? देखिए, कहानी बहुत लोग अलग-अलग तरीके से सुनाते हैं, लेकिन मुझे याद है जब मेरे दादाजी कहानी सुनाते थे, तो हम सब भाई-बहन चुपचाप बैठ के सुनते थे। क्योंकि जो कहानी सुनाते थे ना, वही पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, बड़ी रोचक होती थी। दादाजी जब कहानी सुनाते थे तो कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ उनको लय बदलना है, कहाँ पे किस चीज़ को खुशी को प्रेज़ेंट करना है, कहाँ दुःख को रिप्रेज़ेंट करना है, ये सब चीज़ें होती थी। तो यही चीज़ें कहानी सुनाने के समय होना चाहिए। तभी शब्दों का चयन करना, हाव-भाव, उतार-चढ़ाव, ये कहानी सुनाने के समय एज़ अ टीचर, एज़ अ प्री स्कूल एजुकेटर हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी कहानी सुनने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है और वो कंसंट्रेट होके सुनते हैं और उसको फ़ील करते हैं, क्योंकि ये कल्पना वाली चीज़ें हैं ना। कहानी में बच्चे कल्पना में घुस जाते हैं, एकदम फ़ील करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि सुनाने वाला कैसे सुना रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। कहानी सुनाने के बाद क्या होता है, कहानी सुनाने के बाद ना बच्चे उस चीज़ को बार-बार याद करते हैं, अच्छा कहानी में ऐसा हो रहा था, ये हो रहा था। आपस में बातें करते हैं, है ना? और अलग-अलग तरीके से सोचते हैं। तो आप ध्यान से बैठ के उनको देखिए कि कहानी सुनने के बाद बच्चे क्या-क्या बातें कर रहे हैं। तब आप बच्चों से बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी। कहानी सुनने में सहायक खेल सामग्री, है ना? कहानी सुनाने में सहायक खेल सामग्री, है ना? कुछ हमें मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है जब हम कहानियाँ सुनाते हैं। तो कहानी हमारी बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो क्या-क्या चीज़ें होना चाहिए उसमें, जैसे कि अलग-अलग चित्र। चित्र दिखा के हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो उनका इमेजिनेशन पावर जो होता है, इमेजिन करने का पावर, वो और भी अच्छा हो जाता है क्योंकि वो देख पा रहे हैं चित्रों को, है ना? फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं हम, चिपकाने वाले कार्ड जो नोटिस बोर्ड या जो क्लास बोर्ड्स होता है ना बच्चों की क्लास में, उसमें अगर हम चिपका दें और बच्चों को कहानी सुनाएँ एक-एक फ्लैश कार्ड दिखा-दिखा के, तो वो भी हमारी कहानी को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकता है। हम मुखौटे यूज़ करें, हम कठपुतलियाँ यूज़ करें, उँगली वाली कठपुतलियाँ आती हैं, वो यूज़ करें तो हमारी कहानी और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है? और हम क्या ऐसा करने से जो है ना कहानी को बहुत बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है? तो ये हमारे बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स आप अपने मन से भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी कहानी को बहुत ही इफेक्टिव बनाए, ठीक है? बच्चों द्वारा कहानी सुनाना और उनका नाटकीकरण। अब हमें क्या करना है? खुद ही हमेशा टीचर्स को ही कहानी नहीं सुनाना है। टीचर्स को बच्चों को प्रोत्साहित करना है, बच्चों को सामने बुलाना है कि अब वो कहानी सुनाएँ और इसको ड्रामा के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करें बच्चे, ऐसा माहौल हमको क्लास में बनाना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो कोशिश करिए कि हम उनको भी पार्टिसिपेट करवाएँ। बार-बार प्रोत्साहित करिए, आज नहीं कर पा रहे तो कल करवाइए, ताकि बच्चों के ये सब जो एक्टिविटी करने के लिए जो कैपेसिटी है उनकी डेवलप हो, ठीक है? इंटरैक्ट करना सीखें बच्चे। तो कहानी सुनाने के लिए बच्चों को चित्रों का प्रयोग कर लेने दीजिए, अलग-अलग सामग्री दीजिए, अलग-अलग मटेरियल्स दे दीजिए, फ्लैश कार्ड दे दीजिए, है ना? हम उनको बच्चों को मास्क दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें हम देके बच्चों को कहानी सुनाने को या स्टोरी टेलिंग को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं क्लासरूम में और बच्चे इस कहानी के माध्यम से बहुत सारी चीजें ग्रैप्स भी कर सकते हैं। नाटकीय खेल जो होते हैं क्लास में, ड्रामेटिकल जो ड्रामा रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, इसमें बच्चों को खुद ही कैरेक्टर को चुन लेने दीजिए कि बच्चों को क्या चुनना है। फिर उनकी हेल्प करिए कि कौन सा बच्चा कौन सा कैरेक्टर प्ले करेगा, उनको बोलना कैसे है। अगर बच्चे कहीं कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनकी हेल्प करिए कि अब बच्चे को क्या बोलना है, कहाँ क्या गलत बोल दिए हैं।
उनको उनको प्रोत्साहित करिए कि मटेरियल्स यूज करिए। आप ड्रामा करने के टाइम, कहानी वाले जो ड्रामा है आप कर रहे हो, तो आप मटेरियल्स का यूज करिए, खेलने के मुखौटे यूज करिए, मास्क यूज करिए, ऐसा उनको हम बोल सकते हैं ताकि उनकी कहानियां बहुत इफेक्टिव बन जाएं। ठीक है, कहानी सुनाने और नाटकीय खेल के अन्य मूल्य। अब क्या बहुत भी बहुत सारे क्या वैल्यूज हो सकती हैं कहानी सुनाना, या जो ड्रामेटिकल जो कहानी सुनाते हैं बच्चे या खुद करते हैं क्लास में, तो इसको करने से क्या होता है, देखिए सोशल डेवलपमेंट भी होता है इससे बच्चों का। कैसे? क्योंकि बच्चे जब साथ में रोल प्ले कर रहे हैं ना, साथ में खेल रहे हैं, तो आदान प्रदान, लेना देना, है ना, बच्चों के साथ शेयरिंग करना, ये सारी चीजें सीख रहे हैं बच्चे, है ना, मिलना मिलना बांटना, है ना, उनकी फीलिंग्स को समझना, ये सारा यहाँ सोशलाइज्ड हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, एक दूसरे की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, तब वो फील कर सकते हैं कि एक पापा क्या फील करते होंगे नौकरी के टाइम, एक वर्कर क्या फील करता होगा, मम्मा क्या फील करती है, एक टीचर क्या फील करती है। वो प्ले करते हैं ना, तो इस चीज को फील भी करते हैं। तो यहाँ उनको ये सारी चीजें उनकी विकसित होती है, डेवलप होती है, सारे कैरेक्टर। सिर्फ कहानी सुनाने का मनोरंजन का ही एक साधन नहीं, कहानी से बच्चों सोशलाइज्ड भी होते हैं और बहुत सारी नई नई कल्पनाएं करना भी सीखते हैं बच्चे, है ना। बहुत सारी नई नई चीजें बच्चे जानने लगते हैं जब बच्चे कहानी सुनते हैं और खुद रोल प्ले करते हैं एक प्ले के माध्यम से। तो ये जो हमारी यूनिट जो है, यूनिट नंबर 25, वो यहाँ पे खत्म होती है। यूनिट नंबर 26। ठीक है, अभी हमने इसके पहले की जो यूनिट है उसमें देखा कि जो बच्चों को हमने स्टोरीज वगैरह से रिलेटेड एक्टिविटीज कराई है ना। हम क्योंकि पढ़ रहे हैं अभी, जो एक्टिविटीज का जो लेवल है थोड़ा हाई है, तो यहाँ जो हमारी इस यूनिट में दिया हुआ है उसका नाम है संगीत तथा शारीरिक क्रियाकलाप। इंग्लिश में बोलेंगे म्यूजिक एंड फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड। अब एक्टिविटीज हम बच्चों को इस यूनिट में देखेंगे कैसे कराना चाहिए और क्यों जरूरी है। देखिए, है ना, लय, संगीत और शरीर की क्रियाकलापों का महत्व। क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों को म्यूजिकल चीजें इंक्लूड करना उनके कैरिकुलम में, है ना, ये देखेंगे हम। देखिए, जरूरी इसीलिए है क्योंकि आज हम बच्चों को म्यूजिक से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या साउंड से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये बात आज से शुरू नहीं होती है। हमने प्रीवियस यूनिट्स में भी पढ़ा है कि बच्चे जन्म से ही कुछ चीजों को लेकर ही पैदा होते हैं, है ना। बच्चे साउंड्स को सेंस कर सकते हैं, हमने पहले की यूनिट्स में भी पढ़ा है। बच्चे माँ की आवाज को पहचानते हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, 36 मंथ के हो जाते हैं, या उससे उसके बाद जब बच्चे ना अपनी माँ की चूड़ियों की आवाज भी पहचानते हैं, माँ की पायल की आवाज, माँ के चलने की आवाज, और धीरे धीरे बच्चे घर के अलग अलग सदस्यों की आवाज, उनके चलने की और उनके बॉडी के अलग अलग चीजों के साउंड से उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये बच्चों को बाय बर्थ मिला हुआ कैरेक्टर है। इसलिए हम बच्चों के कैरिकुलम में जो म्यूजिकल चीजें इंक्लूड करते हैं या साउंड से रिलेटेड चीजें इंक्लूड करते हैं, म्यूजिक, संगीत, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसीलिए इंक्लूड कर रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा आनंदित हों, खुश हों, सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं है। देखिए, साउंड जो है ना बच्चों के बहुत सारे माइंड से रिलेटेड चीज़ों को भी इम्प्रूव करता है, उनकी स्मरण शक्ति, है ना? उनकी ग्रैस्पिंग कैपेसिटी, इन सबको बहुत ज़्यादा क्या करता है, एनहांस करता है या इम्प्रूव करता है। क्योंकि बच्चे बचपन में देखा होगा आपने कि बहुत सारे अलग-अलग साउंड्स के साइड अपना-अपना रिएक्शन दिखाते हैं। मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में भी बताया है कि अगर किसी शांत रूम में बच्चों को हमने रख दें, बैठा दें, खेलते रहें बच्चे, और कहीं किसी कोने से आवाज आ रही है, तो बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। बच्चे बचपन में लोरियां सुन के बहुत ज्यादा खुशी फील करते हैं, आराम फील करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चे अपने इनिशियल स्टेज से ही साउंड के प्रति उनका जो भी इंटरेक्शन है वो होते आ रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उनके कैरिकुलम में भी इसको इंक्लूड करें। ना सिर्फ इसीलिए कि बच्चों को खुशी मिलती है, जबकि इसीलिए कि उनका रचनात्मक मनोवेग का अ, अभिव्यक्तिकरण भी होता है बच्चों का। साउंड को इंक्लूड करने से उनकी स्मरण शक्ति डेवलप होती है ना, मेमोरी पावर इंप्रूव होता है। वो डिफरेंस सीखते हैं अलग अलग साउंड्स के प्रति। ह्यूमन बींग्स के साउंड्स के प्रति तो सीख ही जाते हैं, और साथ साथ अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग सब्सटेंसेस के जो भी साउंड्स है उनको आइडेंटिफाई करना बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जहाँ पे बाल केंद्र खोल रहे हैं, या जो प्री प्राइमरी स्कूल्स है, वहां पे म्यूजिकल एक्टिविटीज को इंक्लूड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और टीचर्स का उसमें बहुत ज्यादा इनिशिएशन करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, लय संबंधित कुछ खेल क्रियाकलाप यानी म्यूजिक से, या फिर जो टोन से, या कुछ म्यूजिकल साउंड से रिलेटेड जो हम कुछ प्ले एक्टिविटी प्लान करते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है या क्या क्या चीजें होती है ना। जैसे हम इनिशियल स्टेज में क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए ना, वो साउंड से रिलेटेड चीजें इंट्रोड्यूस करना है जो बच्चे जनरली सुनते हैं, जैसे घड़ी की टिक टिक,
है ना? नल की टप टप, तालियों की आवाज, पैरों की आवाज, चुटकियों की आवाज, ऐसे मुंह से जो भी हम आवाज निकाल सकते हैं, इनिशियल स्टेज में हम बच्चों को इन साउंड से क्या करें, इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है, फिर हम बच्चों को ऐसे गेम खिलवाएं कि हमने बच्चों की आंख बंद करी और कुछ साउंड क्रिएट कर रहे हैं, किस चीज को बजा रहे हैं, किस चीज को ठोक रहे हैं, कुछ आवाजें निकाल रहे हैं, और बच्चे आइडेंटिफाई करें कि ये किसका साउंड है। ऐसे हम इनिशियल स्टेज में बच्चों को खेल खिलवा सकते हैं। गीत और उनका गायन, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं सॉन्ग्स, या उनको जो सिंग करना है उसके उसके बारे में क्या क्या गेम हम कैसे कैसे चीजों को प्लान कर सकते हैं, है ना। आपने देखा लगभग बच्चों को गाना बहुत पसंद होता है। आपने देखा होगा आपके घर के बच्चे या आपके आसपास या कहीं रिलेटिव्स जो भी बच्चे होंगे, गाना या तो गाना पसंद होता है या सुनना पसंद होता है। बहुत ही जब भी बच्चे गाने से इंट्रोड्यूस होते हैं तो एक अलग ही उनमें आप रिएक्शन देख सकते हैं, है ना। जोर जोर से गाते हैं बच्चे, देखा होगा कुछ बच्चे बाथरूम में गाते हैं, कुछ बच्चे कहीं पर, कुछ बच्चे देखा होगा आपने बड़ा बेसुरा भी गाते हैं, क्योंकि वो कोई स्किल्ड म्यूजिशियन या कोई स्किल्ड सिंगर तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसा बच्चे इस तरीके से बच्चों का इंटरेक्शन म्यूजिक से होने लगता है। इसके इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, एक अच्छे गीत का विश्लेषण है, विशेषताएं क्या क्या होना चाहिए, अच्छा जो सॉन्ग है हम कैसे एक राइम, जैसे हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एक अच्छा राइम क्या होना चाहिए, है ना, कि जो जानी पहचानी चीजों से रिलेटेड हो राइम, है ना। जैसे बच्चे से हम बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो बच्चे देखते रहते हैं ना स्टार्स को, तो उससे रिलेटेड रिलेटेड है ना। एक उनका जो लय हो ना बहुत ही आसान हो, जिसको गा पाना बच्चों के लिए बहुत ही इजी हो, ना बहुत धीरा हो ना बहुत स्लो हो, है ना, बहुत फास्ट हो, सॉरी, है ना। जहाँ पे स्वरों का उतार चढ़ाव ना हो, क्योंकि बच्चे अभी स्वरों का ज्ञान नहीं कर पाए हैं, तो एकदम साधारण तरीके से उनके गाने हो, वैसे स्वर हो जो बच्चे गा सकते हैं। ठीक है, आसान और सरल भाषा हो, बहुत कठिन भाषा में ना हो, है ना, और मजेदार शब्दों का प्रयोग हो, जहां बच्चों को गाने में खूब मजा है, जैसे कि हम्पी डम्पी सिट ऑन द ब्लॉक सिट ऑन द वॉल, ऐसा ही कुछ है एक राइम, तो बच्चों को बड़ा ही मजा आता है वो सब सुनने में। ठीक है, फिर है तो सॉन्ग्स के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स, अब क्या क्या मतलब टाइप्स ऑफ राइम्स जो हमें बोलेंगे बच्चों के हिसाब से, तो वो किस टाइप्स के होना चाहिए। देखिए, कथात्मक होना चाहिए, लोरियां होना चाहिए, लोरियां जो बच्चे सुनते ही आ रहे हैं, है ना। हास्यास्मक हंसी आए जिनसे बहुत ज्यादा बच्चे जॉय फील करें, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। नंबर से रिलेटेड अल्फाबेट्स जैसे ABCDEFG 1 2 3 4, ऐसे अलग अलग आपने देखा होगा राइम से, तो बच्चे इनको सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और राइम्स के थ्रू बच्चे इनसे इंट्रोड्यूस भी हो जाते हैं और बहुत कुछ लर्न भी करने लगते हैं अलग अलग दैनिक चीजों से, जैसे कि मॉर्निंग से रिलेटेड, है ना, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ओपन योर माउथ एंड ब्रश योर टीथ, है ना, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड, ऐसे हम अलग अलग दैनिक चीजों से रिलेटेड रिलेटेड चीजों को भी हम उनको इससे रिलेटेड सॉन्ग्स या फिर जो राइम्स है उनको हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को त्योहारों से रिलेटेड चीज, डेज से रिलेटेड, है ना, राइम्स या फिर मंथ से रिलेटेड राइम्स, ये हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब बच्चों को हमें राइम्स सिखाना है, तो कैसे सिखाएंगे। देखिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि हमको संगीतकार या म्यूजिशियन या सिंगर नहीं बनाना है, बच्चों को दक्ष नहीं करना है। हमें सिर्फ उनको एक्टिव करने के लिए, कुछ एक्टिविटी में प्लान करने के लिए ही हम उनको क्या कर रहे हैं, उनके जॉय के लिए हम इस म्यूजिक वाली चीजों को या सॉन्ग्स वगैरह को या राइम्स वगैरह को इंक्लूड कर रहे हैं उनके कैरिकुलम में, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले हमें गा के सुनाना है बच्चों को, हमें जॉयफुल तरीके से एंजॉय करना है, हमको देख के बच्चे गाएंगे। ठीक है, किसी को प्रेशराइज नहीं करना, फोर्सफुली बच्चों को नहीं गाने के लिए बोलना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे बहुत अच्छे से गाते हैं, स्कूल पे नहीं गा पाते, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोलो अकेले गाना पसंद नहीं करते, ग्रुप में गाना पसंद करते हैं, तो इसलिए हमें फोर्स नहीं करना है, बच्चे जब चाहे अपने मन से गा सकते हैं। कुछ बाल गीत हैं जो हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया अंकों से, नंबर से, अल्फाबेट से रिलेटेड मजाकियां गाने गीत हो सकते हैं, ठीक है, कहानी वाले, जैसे कि मैंने बताया अब हम लोग बचपन में सुने थे, मैं बताती हूँ आपको उसके बारे में, जैसे कि था एक, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसका ससुराल, ऐसे, है ना, कहानी भी हो गई इसमें और गीत भी इंक्लूड हो गया। फिर और यातायात से रिलेटेड कैसे, आपने सुना है वो, तितली उड़ी उड़ ना सकी, तो ऐसे हम गीतों को इंक्लूड कर सकते हैं, लोरियां इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, त्योहारों से रिलेटेड गीतों को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, होली से रिलेटेड, दीपावली से रिलेटेड, दशहरा से रिलेटेड और गणेश उत्सव, बहुत सारे अपने अपने जो फेस्टिवल्स हैं उससे रिलेटेड हम चीजों को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। खेलों से रिलेटेड बाल गीतों को भी हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है,
संगीत के साथ शारीरिक क्रियाकलाप या जो म्यूजिक के साथ हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों के बॉडी मूवमेंट भी होंगे और बच्चे क्या होंगे, जो ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा और बॉडी मूवमेंट भी होंगे, फिजिकल एक्टिविटीज भी हो जाएंगी। तो हम क्या करें, बच्चों को गाने के साथ साथ एक्शंस भी कराएं, है ना, राइम जब कराएं तो अक्सर देखा होगा आपने प्री प्राइमरी बच्चों को एक्शन के साथ ही राइम्स कराई जाती है। तो यहाँ क्या होता है, बच्चे हर एक राइम्स, हर एक वर्ड से बॉडी के किसी न किसी पार्ट में अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी बच्चों को क्या होगा, ब्रेन डेवलपमेंट एज वेल एज द फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों को, वाद्य यंत्र या फिजिकल सॉरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करेंगे। तो इनिशियली हमें क्या करना है, बहुत ही ना इजी इजी से इंस्ट्रूमेंट से इंट्रोड्यूस कराना है। वो इंस्ट्रूमेंट जो बच्चे बच्चे जिनसे बचपन से इंटरेक्ट होते आ रहे हैं, जैसे कि डमरू, डपली, बच्चों वाली बांसुरी, झुनझुना, है ना, घुंघरू, घंटियां, मंजीरे, इनसे आप इंट्रोड्यूस कराइए, इनके साउंड आप बजा के दिखाइए, बच्चे खुद बजाएंगे। तो यहाँ बच्चे इन सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से या वाद्य यंत्रों से इंट्रोड्यूस होंगे। लेकिन धीरे धीरे आप क्या करिए, वैसे तो हमें कोई दक्ष नहीं करना है बच्चों को किसी यंत्र में, है ना, लेकिन हम बच्चों को ये सारी चीजें से इन चीजों से इंट्रोड्यूस करा के उनकी जो मेमोरी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हो सकता है बच्चे आज ही, कुछ बच्चे बहुत ही स्किल्ड हो जाते हैं इनिशियल स्टेज में ही, तो हम क्या करें, इनको हम इनको रियल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनसे भी इंट्रोड्यूस कराएं, लाइक हारमोनियम हो गया, डपली हो गई, ढोलक हो गया, ड्रम हो गया, तबले हो गए, है ना। तो इनसे इंट्रोड्यूस कराने से क्या होगा, बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे भी, और कुछ बच्चे इनिशियल स्टेज में बहुत कुछ अच्छा सीख जाते हैं। जरूरी है कि हम इन सब चीजों से भी बच्चों को रियल जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनसे भी इंट्रोड्यूस कराएं, है ना। और हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को भी एज अ इंस्ट्रूमेंट बताएं, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अलग अलग साउंड्स निकाल लेते हैं, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट का यूज करके अलग अलग साउंड्स को क्रिएट करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ हम अपने बॉडी का पार्ट, ताली बजा के, चुटकी बजा के, मुंह से निकालने वाले साउंड, पैर के थपकियों से, ऐसा हम बॉडी को भी एज ए इंस्ट्रूमेंट बच्चों को बता सकते हैं कैसे यूज करना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो म्यूजिक है या जो सॉन्ग्स हैं उनको आप शारीरिक क्रियाकलाप या फिर फिजिकल एक्टिविटी से कैसे इंक्लूड करें इन अवर कैरिकुलम। देखिए स्कूल में क्या करें, हम प्री स्कूल्स में एक फिक्स आप ऐड करिए ही, और टाइम डिसाइड कर लीजिए, या तो वीकली वीकली होना ही चाहिए, या पर डे में आप थोड़ा सा टाइम दीजिए म्यूजिकल चीजों को। जनरली स्कूल्स में क्या करते हैं, असेंबली के टाइम, मॉर्निंग टाइम पे ही म्यूजिक के लिए या ये राइम्स वगैरह के लिए टाइम दिया जाता है, सारे बच्चों को एक साथ रख के ही सिखा देते हैं, या आप सेपरेट अपनी अपनी क्लासेस में भी सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे इस यूनिट में इंक्लूडेड है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा, और हमारी 26 नंबर की एक्टिविटी यूनिट हमारी खत्म होती है। यूनिट नंबर 27, इसका नाम है बच्चों के लिए कला संबंधित खेल क्रियाकलाप, है ना, या बोलेंगे हम इसको आर्ट रिलेटेड प्ले एक्टिविटीज फॉर द चिल्ड्रन। यहाँ पे हम आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आर्ट से रिलेटेड मतलब यहाँ पेंटिंग आ सकती है, ड्राइंग आ सकती है, क्ले एक्टिविटी, ठीक है, पेपर से संबंधित पेपर कटिंग, चिपकाना, ये सारे ही एक्टिविटी इस हम यूनिट में पढ़ेंगे। लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आर्ट मीनिंग फॉर द चिल्ड्रन, है ना, यानी कि कला बच्चों के लिए इसका क्या मीनिंग है, बच्चों के लिए इसका क्या अर्थ। ठीक है, तो देखेंगे आप जब भी हम ना क्लासरूम में प्री प्राइमरी हो या कोई बड़ी क्लासेस भी हो, आप ऑब्जर्व करते हैं जब ड्राइंग की क्लास होती है ना, बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए। तो जब भी ड्राइंग होती है ना, बच्चों के हाथ में पेन पेन ब्रश हो, पेंटिंग के लिए पेन हो या फिर पेंसिल हो, क्रेयॉन्स हो, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको अपने मन से कुछ करने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ बच्चे पेंसिल का, ब्रश का, कागज का अलग अलग तरीकों का यूज करके क्या करते हैं, कुछ मौलिक कार्य करने का इनको अवसर प्रदान होता है। ठीक है, मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अब वो कुछ अलग क्रिएटिव करें अपने मन से। ठीक है, इसमें पेंटिंग में बताया, पेंटिंग कर सकते हैं बच्चे, ड्राइंग कर सकते हैं, क्ले वर्क कर सकते हैं, कागज कटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। और ये सब करने से बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं पता है, आप बच्चों को ऑब्जर्व करिए कि बच्चे बहुत कुछ क्रिएटिव करते हैं। हो सकता है कभी-कभी ना हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बच्चे कर गुजरते हैं। यहाँ बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बच्चों का होता है जब बच्चे ड्राइंग करते हैं या ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी आर्टिस्टिक चीजें करते हैं। ठीक है, बच्चों की कला में सराहना, या बच्चों को क्या करना, हमें एंकरेज करना बच्चों को। ठीक है, तो देखा होगा आपने कभी-कभी क्या होता है जब बच्चे ड्राइंग करते हैं ना, तो जैसे ट्री बना रहे हैं सपोज, या फ्लावर बना रहे हैं,
ट्री को कभी-कभी ब्लू ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है? फ्लावर्स में कभी भी कोई भी कलर कर देते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन कलर कर देंगे या येलो कलर कर देंगे या ब्लैक कलर, ब्लू कलर कर देंगे और जब कभी किसी बड़ों के पास वो चेक कराती हैं टीचर्स के पास, टीचर उन्हें बोल देता है कि अरे! आपने तो गलत कलर किया है, तो ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बच्चों की इमेजिनेशन पावर है वो। बच्चों के लिए ये नहीं है कि अभी उनको इतना जजमेंट नहीं आया है कि जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन ही कलर की होती हैं, ठीक है? उनके लिए तो अभी ड्राइंग करना इम्पोर्टेंट है। और पता है ड्राइंग करते-करते बच्चे जब कलर के साथ खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। जब धोखे से जो ब्रश है ना उनका जब ब्लू कलर में जाने के बाद धोखे से कभी येलो कलर में चले जाता है तो ग्रीन कलर का जब फॉर्मेशन होता है तो ऐसे में बच्चे ना फॉर्मेशन ऑफ कलर्स भी सीखते हैं कि कैसे प्राइमरी कलर्स के मिलने से सेकेंडरी कलर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चे क्या है ड्राइंग करते-करते सीखते हैं। ठीक है? तो क्या होता है हमें ना इस टाइम पे ना बच्चों को अब आपने टोक दिए बच्चों को कि नहीं बेटा ग्रीन कलर पेड़ों में तो ग्रीन कलर होता है, स्टेम्स में तो ऐसा कलर होता है। तो बच्चे ना वहाँ थोड़ा-सा असमंजस में पड़ जाते हैं या बच्चे थोड़ा-सा अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करने देना चाहिए। बच्चों को ड्राइंग के टाइम जैसे कलर जहाँ करना है करने देना चाहिए क्योंकि धीरे-धीरे ही बच्चे सीख पाते हैं कि किस चीज़ में क्या कलर किया जाता है। तो वहाँ बच्चों को रोकिए-टोकिए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग, है ना? ड्राइंग की शुरुआत पता है कैसे होता है? स्क्रैबलिंग से होता है। मैंने प्रीवियस यूनिट में पढ़ाया था आपको स्क्रैबलिंग क्या होता है। ऐसे कुछ भी गोदा-गादी करना। तो अभी क्या बच्चे ना प्री प्राइमरी के बच्चे ना स्क्रैबलिंग के साथ-साथ अब प्रॉपर स्क्रैबलिंग सीख जाते हैं कि गोदा-गादी करके हम कैसे एक प्रॉपर ड्राइंग कर सकते हैं, प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं। अब पेंटिंग करना सीख जाते हैं, है ना? बच्चे ड्राइंग, पेंटिंग को वास्तविक रूप देने लगते हैं और धीरे-धीरे बच्चे दक्ष भी होने लगते हैं, यानी कि स्किल्ड होने लगते हैं। धीरे-धीरे विद टाइम है। लेकिन बताऊँ आपको ड्राइंग से ज़्यादा इफेक्टिव होती है पेंटिंग, क्योंकि वैरायटी होती है पेंटिंग में। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेंटिंग। पेंटिंग में बहुत सारी वैराइटीज़ होती है एज़ कंपेयर टू ड्राइंग। कैसे? क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है टीचर्स को ना पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है कलर्स के साथ खेलना है बच्चों को। तो वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स कैसे-कैसे ब्रश से हम करा सकते हैं, है ना? अलग-अलग चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, रेत में पेंटिंग करा सकते हैं आप पेंसिल से करा सकते हैं, धागे वाली पेंटिंग करा सकते हैं आप, है ना? ब्लो पेंटिंग बोलोगे मैडम, ब्लो पेंटिंग क्या होती है? देखिए, बहुत सारे कलर को ना ऐसा मतलब एक किसी पर्टिकुलर कलर को ऐसा एक साथ पेपर में डाल देते हैं। स्ट्रॉ से ऐसा फूँक मारते हैं, तो जो बबल्स निकलते हैं ना उससे एक स्पेशल टाइप की पेंटिंग बनती है, ठीक है? चॉक वगैरह का यूज़ करके फिंगर्स, थम्ब्स का यूज़ करके प्लांट के अलग-अलग पार्ट लाइक लीव्स, वैरायटी ऑफ लीव्स जो आती हैं अलग-अलग शेप्स की, उनको हम कलर कर के उनकी हेल्प से भी अलग-अलग टाइप की पेंटिंग कर सकते हैं। स्टेम्स जैसे थप्पा बोलते हैं, उसका यूज़ करके हम पेंटिंग कर सकते हैं। कैसे? जैसे छपाई भी बोलते हैं ना, कोई विशेष आकार दे दीजिए तो बोलेंगे आप बोलोगे मैम कैसे? जैसे भिंडी काटनी है, भिंडी को काट के ले गए, उसका आकार, शिमला मिर्च का आकार ऐसा कलर में डुबा के उनके शेप्स, उनका थप्पा लगा-लगा के भी हम ड्राइंग कर सकते हैं। फूल्स का थप्पा लगा लिया, अलग-अलग फ्लावर्स का, अलग-अलग कोई ढक्कन का, ट्रायंगल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, ऐसे अलग-अलग आप अलग-अलग शेप्स को लेके कलर में डुबा के ऐसे अलग-अलग ड्राइंग्स के आप शेप्स दे सकते हैं, ठीक है? ड्राइंग, पेंटिंग, स्टेम्प्स इन सब के लिए मटेरियल्स हम कहाँ से लाएँ? तो हमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जो क्रेयॉन्स वाले कलर होते हैं ना, वो हमें जनरली बच्चों के लिए यूज़ करना चाहिए या कलर्ड वाली चॉक्स वगैरह आती हैं वो यूज़ करिए या लंबे-लंबे हैंडल्स वाले ब्रश आते हैं, ठीक है? वो हमें यूज़ करना चाहिए ताकि ताकि ज़्यादा बच्चे भरें। जनरली भरते हैं बच्चे, उसके लिए हमें पहले से ही उस टाइम क्लासरूम में जो फैसिलिटेटर है, जो टीचर है उसको प्रिपेयर होना पड़ता है और पूरा अरेंजमेंट पहले से ही करना होता है, ठीक है? सरफेस तैयार करना है हमको जहाँ बच्चे पेंटिंग करने वाले हैं, तो क्या करिए क्लासरूम्स में जो पुराने ड्राइंग पेपर्स हैं, पुराने कोई पेपर्स घर में पड़े स्कूल में आपके हैं या घर में हैं, तो हम उसको पहले से प्लान करके प्रॉपर कटिंग करके बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं या क्लासरूम में एक सरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ बच्चों को क्या करना है पेंटिंग करना है, ठीक है? कलर्स तो कलर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं बताया मैंने आपको कि आप ऐसे स्पेशल टाइप के कलर्स ही यूज करिए जो बच्चों के लिए हार्मफुल ना हो पॉइजन फ्री हो है ना जनरली आजकल स्कूल में वैसे ही कलर यूज होते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए ठीक है अब नेक्स्ट है जो ड्राइंग में हम कर सकते हैं जो हम आर्टिस्टिक चीजें कर सकते हैं वो है क्ले वर्क में बच्चों को बहुत मजा आता है आपने देखा होगा कि अलग अलग कलर के जो क्ले होते हैं या जो पहले के जमाने में ना जब अलग अलग डिजाइन आजकल तो बहुत सारे कलरफुल क्ले आते हैं लेकिन पहले नहीं आते थे तो गीली मिट्टी का यूज करके टीचर बच्चों को अलग-अलग शेप्स बनाना सिखाते थे, ठीक है? तो आजकल तो अलग-अलग टाइप के कलर्स वाले क्ले आने लगे हैं, उसमें मोल्ड भी आता है, अलग-अलग शेप्स भी आते हैं, वो इससे बनाते हैं बच्चे खुद भी अपना हाथों का यूज करके अलग-अलग आकृतियाँ बनाते हैं, बच्चों को इसमें बहुत मजा आता है, ठीक है? अभी फाड़ के
चिपकाना, है ना, अलग अलग आकृतियां, अलग अलग कलर्ड पेपर पड़े उनको फाड़ के, हाथ से फाड़ के, न्यूज़पेपर को फाड़ के चिपकाना, उससे भी ड्राइंग की जाती है। बहुत इफेक्टिव ड्राइंग होती है, ठीक है, इसमें भी। ये पेपर कटिंग और कटिंग करके चिपका। अब देखिए, अगर पेपर कटिंग सिखाते हैं बच्चों को, याद रखना है इस टाइम, देखिए जो हम सीजर यूज करेंगे, कैंची यूज करेंगे, वो हमें ऐसी कैंची यूज करना है जिसकी धार बहुत ही कम हो, ताकि बच्चों को हार ना हो। तो ऐसी कैंची यूज करिए जिससे बच्चे आसानी से काट सके। कलरफुल पेपर्स लीजिए, अलग अलग डिजाइन से बच्चे काटते हैं, फिर उनको चिपकाते हैं। ये भी एक ड्राइंग का बहुत ही अच्छा एक तरीका है। और फिर कोलाज बनाते हैं बच्चे, छोटे 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 टुकड़े ऐसे जोड़ के अच्छा सा कोलाज बना सकते हैं बच्चे, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, तस्वीरों तस्वीरों वाली किताब बनाते हैं बच्चे, ठीक है। ये भी बड़ा बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एक पार्ट है यहाँ हमारा। देखिए, इसमें क्या करना है, छोटी सी ना एक बुक तैयार करना है आपको, 15 से 16 पेज की। आप पेजेस आपके हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख दीजिए, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप बच्चे को वहां पर ड्राइंग करने के लिए दीजिए, या कोई ड्राइंग करी हुई रखी हुई है तो उनको वहां चिपकाने के लिए दीजिए। यहाँ आप छोटी छोटी बुक्स बच्चों से बना सकते हैं, जिसपे स्टोरी स्टोरी को इंडिकेट कर रहा हो। ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएशन है बच्चों के लिए। खिलौने तैयार करना, तो खिलौने तैयार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक का, इसमें हम क्या कर सकते हैं, खिलौने में आप ऐसे मटेरियल यूज करिए जिससे बच्चे को आसानी से अवेलेबल है, हम क्लासरूम में ला सके। क्ले का यूज कर सकते हैं हम खिलौने बनाने के लिए, कपड़ों का यूज कर सकते हैं, क्लॉथ, कॉटन, है ना, प्लास्टिक की बॉटल्स का, ढक्कनों का, है ना, पेपर बॉक्सेस का, छोटे छोटे बॉक्स, वुडन बॉक्स ऐसे आते हैं आजकल, तो रेडीमेड भी मिलते हैं, बट जरूरी नहीं कि आप रेडीमेड लेके आए। आप खुद क्लासरूम में या प्री प्लान करके बना सकते हैं और बच्चों को खिलौने बनाने में उनकी हेल्प करिए। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, पालनकर्ता की भूमिका, है ना, या जो भी फैसिलिटेटर है उसका क्या वहां रोल है। सबसे बड़ा रोल तो फैसिलिटेटर का ही है, क्योंकि सारी जो भी हमने चीजें पढ़े, पेंटिंग, ड्राइंग, क्लेवर, इस सब की व्यवस्था करना, प्रोवाइड कराना मटेरियल, और बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना, ये एक फैसिलिटेटर का ही काम है। ये प्री प्राइमरी टीचर का काम है कि हम सबको प्रॉपर तरीके से प्लान करें, हर एक बच्चे को मौका दें, उनको एंकरेज करें, उनको प्रोत्साहित करें, वो जैसा वर्क कर रहे हैं उसके लिए वैसे को ही प्रोत्साहित करें, है ना, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे ही सीखते हैं, इंप्रूवमेंट धीरे धीरे ही होता है। तो उनके हर काम को सराहनीय बताएं और उसकी तारीफ करें, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा काम करें, और चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ताकि आगे आपको उनको समझने में आसानी हो। क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज को करने से बच्चों में सोशल, कॉग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो आपके लिए ये बड़ा आसान होगा, एक फैसिलिटेटर, एक प्री प्राइमरी टीचर के लिए, कि हम बच्चे के व्यक्तित्व को समझ सके। ये तब कर पाएंगे जब आप इनको ये सारी एक्टिविटी करने के टाइम बिल्कुल ध्यान से बच्चों को ऑब्जर्व करें। तो ये जो है ना हमारी यूनिट नंबर 27, वो यहाँ पे खत्म होती है। यूनिट नंबर 28, नर्चरिंग क्रिएटिविटी। इसको हम हिंदी में बोलेंगे बच्चों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना। क्या होता है सृजनात्मकता? शब्द से ही पता चला, सृजन करना, क्रिएटिविटी क्रिएट करना। पर हम यहाँ इसको परिभाषित करेंगे अलग अलग तरीकों से। देखिए, हर एक व्यक्ति जो संसार में है ना, वो सब क्रिएटिव है, ठीक है। हर कोई हर एक काम को अलग अलग तरीके से कर रहा है, मतलब वो सभी क्या है, क्रिएटिव है, सृजनात्मक है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, किसी भी काम को, चाहे वो कर रहा हो किसी भी काम को, है ना, पेंटिंग कर रहा हो, डांस कर रहा हो, गाना गा रहा हो, घड़ा बना रहा हो, मकान बना रहा हो, कुर्सी बना रहा हो, टेबल बना रहा हो, है ना, आर्ट कर रहा हो, किसी भी नायक हो, नायिका हो, सब ही सृजनात्मक है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से बहुत अलग है। हर कोई क्रिएटिव है। तो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे बच्चों से रिलेटेड क्रिएटिविटी के बारे में, क्योंकि हर एक बच्चा क्रिएटिव है। हमें इस बात को माइंड में रखते हुए ही बच्चों को, आगे जो प्री स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाना है और ध्यान रखना है ना। तो देखिए, हमारी बुक में अगर मैं सृजनात्मकता की एक छोटी सी डेफिनेशन दूं आपको बहुत इजीली, तो बोलेंगे सरल शब्दों में, किसी वस्तु को बनाना, निर्माण करना, क्रिएट करना, रचना करना, उत्पन्न करना, ये कहलाएगा क्रिएटिविटी या रचनात्मकता। हमारी बुक में बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, मैं कुछ डेफिनेशन आपको बताती हूँ। जैसे विचारों के पुनः संयोजन या विचारों की पुनः संरचना, जिससे एक नया विचार, नई वस्तु अथवा नया परिणाम सामने आता हो, इसे हम सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसका परिणाम कोई नवीन कार्य होता है, और जो किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोग में या संतुष्टि प्रदान करने वाला समझा जाता हो, उसे भी सृजनात्मकता कहते हैं। फिर क्या बोलेंगे हम, एक और डेफिनेशन दी हुई है, कोई प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई नई चीज, चाहे वह विचार या वस्तु, उत्पन्न की गई हो, उसे भी हम सृजनात्मकता ही बोलेंगे। अनूठे ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करना, एक व्यक्ति
के द्वारा बातचीत करना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना एक डिफरेंट टाइप से, इसको भी हम बोलेंगे सृजनात्मकता। तो ऐसे ही सृजनात्मकता की अलग अलग परिभाषाएं हम अपनी पुस्तक में देखते हैं। ठीक है, यू एंड क्रिएटिविटी, आप और सृजनात्मकता, क्या हम सबसे सभी सृजनात्मकता से भरे हुए हैं, क्या सृजनात्मक हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए जब हम छोटे थे ना तो किसी भी काम को करने से पहले इतना ज्यादा नहीं सोचा करते थे, ये करने का परिणाम क्या होगा, बस हम करते थे, सृजनात्मक थे हम, बहुत सारी नई नई चीजें करते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए, हमारा परिवेश बदला, हमारे आसपास के लोग बदले, सृजनात्मकता के भी मायने हमारी जिंदगी में बदलते गए और हम क्या करने लगे, अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करने लगे, या हम थोड़ा पीछे हटने लगे क्रिएटिविटी से। ठीक है, तो जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग अलग तरीके से पाई जाती है। कोई गृहिणी है तो वो अलग अलग तरीके से भोजन बनाती है, घर को व्यवस्थित करती है, घर की साफ सफाई करती है, वहां सृजनात्मकता झलकती है। कोई बार्बर है, अगर वो बाल काटता है और अलग अलग तरीके से काटता है, तो वहां उसकी सृजनात्मकता झलकती है। अगर कोई पेंटर है और पेंटिंग करता है, आर्टिस्ट है, और वो अपनी आर्ट करता है, तो वहां उसकी सृजनात्मकता झलकती है। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा सृजनात्मक है, क्रिएटिव है, इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान रखना है हमें। ठीक है, सृजनात्मकता बहुत सारे फैक्टर्स पर कोई से प्रभावित होती है, जैसे हमारा परिवेश, हम किस सोसाइटी से हैं, किस फैमिली से और कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ये हमारी सृजनात्मकता को या क्रिएटिविटी को इफेक्ट पहुंचाते हैं, या बच्चों की क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता को इफेक्ट पहुंचाने वाले फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, बच्चे और सृजनात्मकता, चाइल्ड एंड क्रिएटिविटी। अब देखेंगे हम कि बच्चों में ना क्रिएटिविटी एज कंपेयर टू एडल्ट बहुत ज्यादा होती है। बच्चे इतना ज्यादा सोचते नहीं किसी काम को करने से पहले, बस उन्हें करना है। ठीक है, तो हमारा क्या काम है कि बच्चों को सृजनात्मकता के अवसर प्रदान करें, बच्चों को क्रिएटिविटी के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, एज अ प्री स्कूल टीचर्स, या फिर हम घर पर भी है ना, फैसिलिटेटर के तौर पर हमारा क्या काम है कि हम थोड़े फ्लेक्सिबल हो, घर गंदा हो रहा है तो थोड़ा उनको इग्नोर करें, बच्चों को नई नई चीजें प्रोवाइड करें, बच्चों को फ्री छोड़ दें, कुछ ना कुछ बच्चों को नया करने दीजिए, उनको चीजें प्रोवाइड करिए कि वो कुछ नया करें। दूसरी बात, अगर बच्चों को कहीं आपकी हेल्प लग रही है तो हेल्प करिए, इंटरफेयर मत करिए। हेल्प का मतलब है सिर्फ हेल्प करना, इंटरफेयर ना करना। उसने आपसे मदद मांगा, अब मदद करिए, इंटरफेयर मत करिए, है ना? उसको अपने मन से करने दीजिए और देखते जाइए। ठीक है, कन्वर्सेशन करिए, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करिए कि वो कुछ ना कुछ नया करे, और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, चाहे वो घर हो चाहे स्कूल हो। बच्चा स्ट्रेस में रहेगा तो कुछ नया नहीं कर पाएगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा तो बहुत कुछ नया करेगा, आपके एक्सपेक्टेशन से भी कुछ ज्यादा ही नया कर सकता है बच्चा। ठीक है, परिणाम की अपेक्षा मत करिए। हमें लगता है बच्चा क्रिएटिव कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, अरे रिजल्ट के बारे में क्यों सोचना, हम रिजल्ट के लिए क्रिएटिविटी नहीं कर रहे, हमें ये देखना है बच्चा कुछ नया कर तो रहा है। रिजल्ट किसने देखा है, रिजल्ट के बारे में कभी मत सोचिए, आप ये सोचिए बस बच्चा क्रिएटिव करे, है ना? चुनाव करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करिए कि उसे क्या क्रिएटिव करना है, उसको प्रोत्साहित करिए, बेटा ऐसा करना चाहिए, देखो ये करने से ये होता है, कुछ कहानियां सुनाइए, कुछ किस्से सुनाइए, कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, ताकि बच्चा खुद भी कुछ नया करने के लिए एंकरेज हो, है ना? आवश्यकता पड़ने पर हेल्प करिए, इंटरफेयर नहीं करिए। बच्चों को कुछ डेली नया करने के लिए चीजें उनके सामान में ऐड करते जाइए, जहां बच्चे कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं चीजों को ऐड करिए, ताकि बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखें। क्लासरूम्स में जहां बच्चे का कॉर्नर है कुछ क्रिएटिव करने का, घर पे, तो कुछ ना कुछ नई नई चीजें ऐड करते जाइए। बच्चों के लिए खेल सामग्री एकत्रित करना, बहुत सारा सामान एकत्रित करना पड़ता है हमको, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ऐसी चीजें हो जो बच्चों को क्या करें, आप इजीली अवेलेबल हो जाए, है ना? अब बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, क्ले से रिलेटेड आप चीजें करवा सकते हैं, कुछ नया आप देखेंगे बच्चे कई ज्यादा इफेक्टिव कुछ ना कुछ नया ही बना लेते हैं। डायनासोर बना सकते हैं बच्चे, डायनासोर की अलग अलग प्रजातियां बना लेते हैं बच्चे, सुपर हीरोज बना लेते हैं बच्चे, क्ले वर्क में ये सब करते हैं, रंगोली बना लेते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं, कब पेपर कटिंग से कितनी नई नई चीजें बना लेते हैं, पजल्स बना लेते हैं, टूटे फूटे ढक्कनों से कुछ ना कुछ नया बना लेते हैं, खिलौने, है ना? गाड़ियां बना लेते हैं, लड़कों को मैंने अक्सर देखा है कि वो टूटी फूटी चीजों से गाड़ियां बना लेते हैं, कुछ मशीन्स बना लेते हैं। तो ऑब्जर्व करिए और मौका दीजिए, है ना? बिल्कुल, हर एक बच्चा क्रिएटिव है, हर एक बच्चा, इंटरफेयर मत करिए, बस करने दीजिए और प्रोत्साहित करते रहिए उनको। सामान प्रोवाइड करिए उनको अलग अलग टाइप का, जैसे कि हम मोती प्रोवाइड कर सकते हैं, सीप प्रोवाइड कर सकते हैं, शंख, है ना? रेत, छोटे छोटे पत्थर, अलग अलग शेप्स की चीजें, लकड़ियां, गुटके, खड्डे, कागज, ये सारी चीजें आप जिनको वेस्ट समझते हैं ना बच्चे, उनसे क्रिएटिव तरीके से बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जैसे स्कूल्स में प्रोग्राम चलाए जाते हैं ना, वेस्ट टू बेस्ट, है ना? कि वेस्ट चीजों से बेस्ट कैसा बनाया जाए, आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चे बहुत कुछ अच्छा अच्छा कर जाते हैं। तो यही हमारी ना इस यूनिट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है
यूनिट नंबर 28 में नर्चरिंग क्रिएटिविटी। और बच्चे, हर एक बच्चा क्रिएटिव है, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप बच्चों को आगे हम नर्चर करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे कि सृजनात्मक बने, बच्चे क्रिएटिव बने। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी ने अच्छे से देखा है, समझा है। जहां आपको ऐसा लगता है कुछ कमियां है, प्लीज मुझे आप कमेंट करिए ताकि मैं उसको अपग्रेड अपग्रेड करूं। फ्रेंड्स, प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छा कर पाए आगे। थैंक यू।